अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल वायर को इस्तेमाल करते हुए डाटा बाइंडिंग करना सीखेंगे। जिस तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को फ्रंट एंड में बाइंड कर सकते हैं विद डिफरेंट HTML कंपोनेंट्स और उनको डायनामिक बना सकते हैं। अगर आपने व्यू जेएस, एंगुलर जेएस या आपने रिएक्ट जेएस में काम किया हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हम डाटा बाइंडिंग करते हैं और फिर उसकी मदद से उस डाटा को अपडेट भी करते हैं। जैसे हम स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तो वही कॉन्सेप्ट डाटा बाइंडिंग का हम देखेंगे कि लाइव वायर के अंदर हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं लाइव वायर को इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लेते हैं। हमने पिछले 2 वीडियो ट्यूटोरियल में देखा लाइव वायर को इंस्टॉल करके उसके एग्जांपल को देखा। उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं माउंट की मदद से और किस तरीके से डायरेक्ट हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। और फिर उन प्रॉपर्टीज़ को हम फ्रंट एंड में सिर्फ और सिर्फ देखा कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट अगर हमने कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो उसको फिर हमें पास करना होता है रेंडर फंक्शन के थ्रू टू दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट या व्यू। तो आज हम देखेंगे कि उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ किस तरीके से बाइंड कर सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली हम अगर किसी वैल्यू को डायनामिक बनाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। अगर आपने व्यू जेएस में काम किया है या रिएक्ट जेएस में काम किया है या एंगुलर जेएस में, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप जब किसी भी वेरिएबल को किसी टेक्स्ट इनपुट के साथ बाइंड करते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू आप उसमें टाइप करते हैं तो वो वैल्यू वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो रही होती है जहाँ पर आपने उस वेरिएबल को डिस्प्ले किया होता है। तो यही चीज़ अब हम लारावल के लाइव वायर पैकेज के साथ अचीव कर सकते हैं PHP के इन्वायरमेंट में रहते हुए। अब बिहाइंड द सीन लाइव वायर किस तरीके से उसको अचीव करता है उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। दैट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। और मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि वो इसके लिए अजैक्स के रिक्वेस्ट को यूज़ करता है ताकि कंपोनेंट को अपडेट कर सके। तो ये चीज़ डाटा बाइंडिंग हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये नेम एक वेरिएबल है, तो चलिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर कंट्री के नेम से। कंट्री चलिए मैंने उसको वेरिएबल असाइन किया हुआ पाकिस्तान, तो यहाँ पर मैं मैसेज एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको पब्लिक रखूँगा। सो पब्लिक मैसेज इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हमने एक मैसेज वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, प्रॉपर्टी इनिशियलाइज कर ली। अब हम इस मैसेज प्रॉपर्टी को बाइंड करना चाह रहे हैं इनपुट एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर मैं आऊँगा hello world.blade.php में। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर आप इस सिंगल डिव से बाहर आके किसी और डिव में पैरेलल काम करेंगे तो आपका जो कंपोनेंट रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर नहीं काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक डिव और ले लेता हूँ और इस डिव के अंदर इनपुट में लगा लेता हूँ टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को नेम और आईडी देने के बजाय अगर हम इसको बाइंड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वायर कीवर्ड। फिर उसके बाद बताएंगे कॉलन लिखेंगे और लिखेंगे मॉडल इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर उस वेरिएबल का नाम देंगे जो हमने इसके अंदर इनिशियलाइज किया है hello world.php कंपोनेंट के अंदर। सो यहाँ पर हमने मैसेज लिखा है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर मैसेज में लिख देंगे वायर कॉलन मॉडल इज इक्वल टू मैसेज एंड दैट्स इट। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि इस वायर मॉडल के साथ हमें जो मैसेज है वो तो डिस्प्ले हो जाएगा लेकिन वो अपडेट नहीं हो सकेगा डायनामिकली। मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट आ गया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है। तो इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी करवा लेता हूँ। मैं यहीं पर ले लेता हूँ इसको, यहाँ पर P टैग के अंदर मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ कुछ इस तरीके से मैसेज, और साथ में मैसेज चलिए मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर प्लेस होल्डर मैसेज। अब इस प्लेस होल्डर मैसेज को यहाँ पर मैं
डिस्प्ले करवा लेता हूँ। चलिए, ये आ गया प्लेस होल्डर मैसेज। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह मैसेज तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यही मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। प्लेस होल्डर मैसेज यहाँ पर तो आ गया, ये वाला जो मैसेज है ये वाला यहाँ पर तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन वायर मॉडल हमने जब इसको बाइंड किया मैसेज को तो यहाँ पर ये इसके साथ बाइंड नहीं हुआ। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हम अब दो डिव्स में काम कर रहे हैं और जो ये कंपोनेंट होते हैं इसको मैनेज करना मुश्किल होता है, दो कंपोनेंट्स को, दो डिव्स को। तो इसको अगर यहाँ से मैं कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इस डिव को कर देता हूँ ख़त्म। अब मैं इसको सेव करता हूँ, स्पेलिंग आई थिंक ठीक है। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आपने देखा कि यहाँ पर प्लेस होल्डर मैसेज हमें यहाँ पर मिल गया। मतलब उसने पहले इस डिव को रेंडर कर दिया था और उसके बाद दूसरी डिव को वो मैनिपुलेट नहीं कर सका वे फॉर दिस प्लेस होल्डर मैसेज। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो प्लेस होल्डर मैसेज था वो भी डिलीट हो गया। और यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो आप देखें रियल टाइम में वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है विदाउट यूजिंग एनी Vue.js, React.js और AngularJS। तो ये है बेसिकली डायनामिक बाइंडिंग इनसाइड लारावेल वायर। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होता है Vue.js में और React.js में। तरीका इसका थोड़ा सा डिफरेंट आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है एजेक्स को, जबकि वो वर्चुअल डॉम को यूज़ करता है और फ्रंट एंड में वो सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये होती है हमारे पास डाटा बाइंडिंग। अब आप डाटा बाइंडिंग मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के साथ करते हैं और मोस्टली आप इनपुट एलिमेंट्स के साथ या सिलेक्ट इनपुट या टेक्स्ट एरिया या चेक बॉक्स या रेडियो बटन्स के साथ ही आप मॉडल बाइंडिंग करते हैं। बाकी कंपोनेंट्स में आप सिंपली उसको एको करते हैं यूजिंग दिस कर्ली ब्रेसेस। तो सम टाइम अगर हम डायनामिक बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा HTTP रिक्वेस्ट्स को सेंड करता है यूजिंग अजैक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ये जस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं कि जब हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, नेटवर्क टैब के अंदर आते हैं। ये मैं अब नेटवर्क टैब के अंदर मौजूद हूँ, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक दफ़ा इसको रीलोड कर लेता हूँ तो ये देखिए ये रीलोड हुआ। अब जब मैं इसके अंदर कोई चीज़ टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल P लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर उसने एक अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड की। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने कुछ प्रीव्यू डाटा जो है वो सेंड किया। अब जब भी मैं इसमें एक वर्ड लिखूँगा, A लिखा KITAN, तो आप देख सकते हैं कि 8 रिक्वेस्ट सेंड हुई हैं टू राइट जस्ट वन वर्ड पाकिस्तान डायनामिकली। तो सम टाइम ये जो है आपके जो सर्वर के रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि अभी सर्वर काफ़ी फास्ट है, लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि आप कितनी देर बाद इसको हर रिक्वेस्ट को सेंड करना चाह रहे हैं, तो जो लाइव वायर है वो हमें एक इनपुट डिबाउंस का एक फंक्शन या एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिसको हम मॉडल के साथ अटैच कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट 150 मिली सेकेंड होता है कि हर 150 मिली सेकेंड जब आप एक की टाइप कर देते हैं तो उसके 150 मिली सेकेंड के अंदर एक रिक्वेस्ट सेंड होती है। तो ये 150 मिली सेकेंड है। तो अगर हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, सपोज़ इसको इंक्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप वायर कॉलन मॉडल के साथ डॉट डी बाउंस लिखेंगे और उसके बाद डॉट डाल के जितना भी आपने इसको टाइम ड्यूरेशन, मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड या 1000 मिली सेकेंड भी आप इसको कह लें। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिखता हूँ, पाकिस्तान लिखा तो देखिए एक ही रिक्वेस्ट सेंड हुई। देखिए 500 पाकिस्तान पूरा लिखा मैंने और एक रिक्वेस्ट सेंड हुई। लेकिन अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट है अब ये, अगर अब मैं क्विकली पाकिस्तान टाइप करता हूँ, अब ध्यान में रखिएगा 150 मिली सेकेंड है। तो इवन दो मैंने क्विकली टाइप किया पाकिस्तान, स्टिल उसने 3 रिक्वेस्ट सेंड कर दी हैं। तो इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग डिबाउंस के कितनी देर बाद जब आप टाइप कर रहे हो तो हर करैक्टर के साथ वो रिक्वेस्ट सेंड ना करें, बल्कि
आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम वो रिक्वेस्ट सेंड करे। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पर .debounce डॉट 500 ms कर देता हूँ, 500 मिली सेकेंड। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब मैं अगर पाकिस्तान क्विकली लिखता हूँ तो देखिए एक ही रिक्वेस्ट सेंड हुई। तो मतलब 5000 मिली सेकेंड हो या 1 सेकेंड हो तो डिफरेंस इतना ज़्यादा आपको फील नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि कितनी रिक्वेस्ट सेंड हुई हैं। तो ये बेसिकली डिबाउंस का मतलब होता है कि कितनी देर बाद वो रिक्वेस्ट जाए, आप कितनी जल्दी टाइप करते हैं या कितनी देर से टाइप करते हैं, उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी का डिबाउंस रेट यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है 150 ms। ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। अब सम टाइम मॉडल बाइंडिंग में सिचुएशंस ये भी आती हैं कि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं और आप ये चाहते हैं कि जब तक जो लास्ट इनपुट है उससे मैं एग्जिट नहीं हो जाता तब तक वो रिक्वेस्ट अपडेट ना हो। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए हमें? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, मैसेज 1 और मैसेज 2। ये मैसेज 1 कह देता हूँ इसको और इसके नीचे मैं पब्लिक मैसेज 2 लिख लेता हूँ। और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड ब्लेड है, इसके अंदर मैं इसको एक पी टैग में लिख लेता हूँ इस इनपुट को। अब विद इन में डिव हूँ और इसको कॉपी करके इसको दूसरे वाले में भी लिख लेता हूँ। ये मैसेज 1 है, ये मैसेज 2 है और यहाँ पर मैं दोनों पी टैग में मैसेज 1 और मैसेज 2 को डिस्प्ले कर लेता हूँ। मैसेज 1 मैसेज 2। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस पेज में एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस टेक्स्ट के अंदर से एग्ज़िट हूँ तो इसका मैसेज अपडेट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी तो लिखता हूँ जैसे ही पाकिस्तान, तो वैसे ही वो अपडेट हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वैसे ही दूसरा मैसेज अपडेट हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इससे बाहर आऊँ इस पे और इससे भी बाहर आऊँ इस तरीके से, तो तब ये अपडेट हो। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं लेज़ी का ऑप्शन मौजूद है, लेज़ी बाइंडिंग का। सो लेज़ी बाइंडिंग या लेज़ीली अपडेटिंग में हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पर मॉडल के साथ डॉट लेज़ी का स्विच यूज़ कर लेते हैं, डॉट लेज़ी इस तरीके से। अब इस सूरत में क्या होगा कि जब हम इसको रीलोड करेंगे तो आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिखता भी हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसको जब तक मैं इससे बाहर नहीं आता। मैंने पाकिस्तान लिखा, नथिंग हैपन्स, ठीक है, प्लेस होल्डर मैसेज एज इट इज़ है। जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आया एक रिक्वेस्ट सेंड हो गई और नीचे डाटा अपडेट हो गया। और जैसे ही मैंने यहाँ पर दूसरा मैसेज लिखा, मैसेज अपडेट नहीं हुआ और जैसे ही मैं इससे बाहर आया तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो इस तरीके से समटाइम आप ये चाहते हैं कि टेक्स्ट आप लिख के बटन पे क्लिक करें तो वो काम करे। तो इसको भी आगे हम जब देखेंगे किस तरीके से हम इवेंट बाइंडिंग करते हैं तो उस चीज़ में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 7 का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट लाइव वायर, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम डाटा बाइंडिंग करते हैं और डायनामिकली डाटा को अपडेट करते हैं और डिबाउंस करते हैं टू अ प्रॉपर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर हम उसको लेजीली किस तरीके से लोड करते हैं कि जब तक हम उस कंपोनेंट से बाहर ना निकलें तब तक वो उसको रिक्वेस्ट को सेंड ना करे और कंपोनेंट को अपडेट ना करे। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे नए होने की सूरत में। इसके अलावा आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।